हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आपके मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक जो आपकी परीक्षा होने वाली है 28 फरवरी से, तो उसके लिए यहाँ पर आपका ये 6 नंबर पर आप टॉपिक देख रहे हैं कुपोषण। तो कुपोषण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको करवाएंगे और यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे पूरा आपको उसका एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कर पाएँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो ये रही आज की अपनी क्लास और इसमें जो कुपोषण पर बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन में जो 4 विकल्प दिए गए होते हैं इनको भी हम एनालिसिस आपको करवा देंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन यदि आता है तो आप उसको कर पाएँ। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप यकीन माना डायरेक्ट आपको हूबहू आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसको थोड़ा सा समझ करके आप लोग लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन यहाँ दिख गया है, फिर भी आप अपने से आंसर देने का प्रयास करना। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण की स्थिति का आकलन कैसे करती है। मतलब एक जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता होती हैं तो वो किसी बच्चे में कुपोषण की स्थिति है तो उसका आकलन कैसे करेंगी। यहाँ दिया गया है ऊंचाई के लिए वजन के द्वारा, मतलब ऊंचाई के अनुसार वजन से करेंगी, या उम्र के लिए ऊंचाई से, उम्र के लिए वजन से, या मध्य भुजा की परिधि को माप करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो उम्र के लिए वजन, मतलब उम्र के हिसाब से यदि वजन सही है तो बच्चा कुपोषित नहीं है, अन्यथा यदि कम है तो बच्चा कुपोषण की स्थिति में आ जाता है। अब हम इसको देखेंगे एक एक करके कि इसका क्या यूज है, ये किस प्रकार से होता है, या मध्य भुजा की परिधि किस तरह से होती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है उम्र के लिए वजन। मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उम्र के हिसाब से वजन को माप करके बता देती है कि बच्चा कुपोषित है या फिर नहीं है। अब देखिए, उम्र के हिसाब से वजन की जो अवधारणा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, ऐसा नहीं कि केवल आंगनबाड़ी केंद्रों में ही ये माप की जाती है, बल्कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें कुपोषण की पहचान करने के लिए बच्चे के वजन की तुलना उसके उम्र के हिसाब से मानक वजन से की जाती है। उम्र के हिसाब से यदि बच्चे का वजन सही है, मतलब जो तय हो चुका है, मानक है जो, ठीक है, तो बच्चा कुपोषित नहीं है, वरना कुपोषित माना जाता है। अब देखिए, उम्र के अनुसार जो वजन मापना है वो आसान भी होता है और इससे बच्चे के विकास और पोषण संबंधी स्थिति का त्वरित आकलन मिलता है, जिसमें तीव्र और दीर्घकालिक कुपोषण दोनों का संकेत सम्मिलित होता है। तो जो आपका वजन उम्र के अनुसार वजन है, इससे बच्चे का तीव्र और दीर्घकालिक कुपोषण होता है, इनके दोनों के संकेत मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो है ऊंचाई के अनुसार वजन, एक ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, ऊंचाई के लिए वजन। तो इसको हम देखेंगे ये कब होता है, इसमें क्या होता है। तो जब ऊंचाई के लिए वजन का आकलन करने का जो उपयोग है वो कुपोषण के एक संकेत, कौन सा संकेत, बेस्टिंग को मापने के लिए किया जाता है। यदि बच्चे में बेस्टिंग है तो इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको बता देना है कि ऊंचाई के अनुसार वजन, ठीक है। तो याद रखना। अगला है आपका उम्र के अनुसार ऊंचाई, मतलब कब उम्र के अनुसार ऊंचाई होगी। तो देखिए, उम्र के हिसाब से ऊंचाई का उपयोग बौनेपन का आकलन करने के लिए, कोई बच्चा बौना है या बहुत अधिक लंबा हो चुका है तो इस विधि का जो मापन है, या जो इस कमी का जो मापन है, इस कुपोषण का जो मापन है वो किससे होता है, तो उम्र के अनुसार ऊंचाई माप करके। यह दीर्घकालिक कुपोषण को भी दर्शाता है। यह विधि दीर्घकालिक विकास आकलन के लिए उपयोगी है, लेकिन यह तीव्र कुपोषण या वजन संबंधी समस्याओं के तत्काल संकेत नहीं देती है और तुलना के लिए विकास मानकों की आवश्यकता भी होती है। अगला ऑप्शन दिया है मध्य भुजा परिधि, मतलब जो आपका मध्य भुजा परिधि है, मध्य ऊपरी भुजा परिधि, इसका उपयोग आमतौर पर तीव्र कुपोषण, तो क्वेश्चन बन सकता है तीव्र कुपोषण का आकलन करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो वो है मध्य भुजा परिधि। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से लेकर के 59 महीने तक, इनमें गंभीर तीव्र कुपोषण की यदि पहचान करनी है तो उसके लिए
मध्यभुजा परिधि का ही यूज किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आप यहाँ से याद रख सकते हैं और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको शो हो गया, आप अपने से लगाने का प्रयास करना। ठीक है, तो दिया है सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या शामिल होते हैं। तो आपका एक जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है पोषण एवं स्वास्थ्य में, वहाँ पर दिया गया है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको एक क्लास भी हमने दी हुई हैं, 2-3 क्लासें आपकी, उसमें आपको जो है आपके पोषक तत्व और विभिन्न सारे जो मानव पोषक तत्व होते हैं उनका अध्ययन करा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो यहाँ मैक्रो और माइक्रो जो पोषक तत्व, मैक्रो का मतलब होता है दीर्घ पोषक तत्व, मतलब जिनकी मानव शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और एक होते हैं आपके माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो इसी को हम सूक्ष्म भी कहते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं आपके, और यहाँ पर दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो टोटल जो 7 पोषक तत्व हमने अध्ययन किए हुए हैं वो उनकी ज़रूरत मानव शरीर को पड़ती है। अब उनमें से जो मैक्रो होते, दीर्घ पोषक तत्व होते, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका वसा है, एक आपका कार्बोहाइड्रेट है और एक आपका प्रोटीन है। अब यहाँ पूछा गया है हमसे सूक्ष्म, तो सूक्ष्म मतलब जिनकी कम मात्रा में मानव शरीर को आवश्यकता होती है। तो उसमें आपके विटामिन्स आ जाते, खनिज लवण आ जाते हैं, जल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जहाँ जहाँ भी आपका कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन ये देखने को मिल रहा है तो वो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो खनिज और विटामिन, जिनकी मानव शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वाशीरियोरकर नामक कुपोषण संबंधित विकार किसके कारण होता है। तो क्वाशीरियोरकर और एक होता है आपका मरासमस। ठीक है, तो जब हमने आपको प्रोटीन पढ़ाया था वहाँ बताया था कि ये दोनों जो विकार हैं वो बच्चे में होते हैं और किस कारण से होते हैं, तो प्रोटीन की कमी से होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो क्वाशीरियोरकर इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो कभी कभी ये ना देकर आपसे पूछेगा एडमेटस कुपोषण किसे कहा जाता है। तो क्वाशीरियोरकर रोग को कहा जाता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। यह मुख्य रूप से एडिमा सोफ या द्रव प्रतिधारण से संबंधित होता है। यह आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले कुपोषण का एक रूप है। मतलब जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यदि उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, क्वाशीरियोरकर रोग हो जाता है। इसकी विशेषताएं आप लोग देखना, हमने तो अभी तक यही पढ़ी है कि पेट फूल जाता है और हाथ पैर दुबले हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं भी दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए ये विशेषता दी गई है और ये किस रोग से संबंधित है। तो विशेष रूप से निचले जो हाथ पैर होते हैं उनमें एडिमा मतलब द्रव भर जाता है। फिर जलोदर के साथ फूला हुआ पेट और मून फेस मतलब जल अंदर भरा हुआ और ऐसा लगता है जल भर गया है पेट के अंदर और पेट फूल जाता है। और फेस कैसा हो जाता, मून जैसा। सूखे भंगुर बालों का झड़ना और बालों में रंग द्रव्य की हानि मतलब बालों का कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाता। तो ये भी किसके लक्षण हैं, क्वाशीरियोरकर रोग के। फिर जो हमारी त्वचा है वो शुष्क हो जाती है। छिली त्वचा, पपड़ीदार पैंच या लाल धब्बे होने के कारण डर्मेटाइटिस, इसे त्वचा शोथ भी कहते हैं। इसके अलावा वर्धित यकृत, फैटी लीवर रोग इसके लक्षण हैं। पेशी द्रव्यमान में कमी लेकिन प्रतिधारित अवत्वचीय वसा, निर्जलीकरण मतलब जल की कमी हो जाती शरीर में, भूख में भी कमी, चिड़चिड़ापन और थकान। बच्चों में वृद्धि जो है वो अवरुद्ध हो जाती। तो इतने सारे लक्षण होते हैं क्वाशीरियोरकर रोग के, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। पोषण में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशीरियोरकर। और एक और है, आप याद रखना, मरासमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, जो स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं उसके तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है। मतलब बच्चों को पोषण प्रदान करवाया जाता है स्कूलों में किस माध्यम से। तो इसका आंसर है स्कूल में माध्याह्न भोजन मतलब जो MDM चलाई गई है, इससे बच्चों में पोषण प्रदान किया जाता है। MDM का मतलब है मिड डे मील योजना। ठीक है, अब देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार क्या कहा गया कि स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं
मतलब स्कूल हेल्थ सर्विस, जैसे कि इस दिशा निर्देश में परिभाषित किया गया है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में नामांकित छात्रों को, मतलब जो प्राथमिक और माध्यमिक मतलब हाई लेवल पर नहीं मिलता, उच्च स्तर पर नहीं मिलता भोजन, माध्यमिक लेवल तक दिया जाता है। तो जो माध्यमिक और प्राथमिक में नामांकित छात्र हैं, स्कूल परिसर के भीतर या बाहर स्थित स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1995 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री के कामराज द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो ये तो तमिलनाडु में शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा? तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री के कामराज द्वारा। फिर सन 2002 में उच्चतम न्यायालय के आदेश से संपूर्ण योजना को सभी राज्यों में लागू किया गया। ठीक है, अब देखिए जो मध्याह्न भोजन योजना है, इसके उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं? तो सबसे पहले तो है इसका उद्देश्य कि स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ाना। मतलब जो गांव में स्कूल होते हैं तो वहाँ पर बच्चे, मतलब उनके जो माता पिता होते वो इतने जागरूक नहीं होते हैं और बच्चों को घर बैठा लेते हैं। तो इसके लिए भी एक प्रकार से बहुत अच्छी योजना थी कि मध्याह्न भोजन दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से बच्चे स्कूल के लिए प्रेरित होंगे और उनके माता पिता पढ़ाएंगे। स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देना, मतलब अधिक से अधिक जो दर्ज संख्या है वो बढ़ जाए। फिर भूख कम करना, कुपोषण को दूर करना और सुधारना, जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, ये मिड डे मील योजना के लक्ष्य हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, आंसर देना आप लोग। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए पोषण का क्या महत्व है? तो बच्चों की तेज़ी से वृद्धि और विकास, बच्चा जंक फूड नहीं खा सकता, माँ पर निर्भर है, या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का महत्व है कि बच्चों की तेज़ी से वृद्धि हो और विकास हो। आपने यदि CDP पढ़ा होगा, बाल विकास, तो वहाँ जो सबसे पहले जो शैशव अवस्था होती है, इसी शैशव अवस्था में बालक का सबसे ज़्यादा मानसिक विकास, सबसे ज़्यादा उसका शारीरिक विकास, सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास, हर चीज़ यहीं देखने को मिलती है। और जो शैशव अवस्था होती है वो हम पढ़ते हैं यहाँ 2 से 6 वर्ष की। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि 5 वर्ष से यदि कम उम्र का बच्चा है, मतलब वो किस स्टेज में है, शैशव अवस्था में है, तो इसमें पोषण का अर्थ है कि बच्चे की तेज़ी से वृद्धि हो और विकास हो। अब देखिए, बच्चों के बढ़ने और विकास करने में के वर्षों में स्वास्थ्य पौष्टिक आहार एक आवश्यक घटक होता है। ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं यदि बच्चे को सही तरीके से मिलते हैं तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे तरीके से होता है। तो एक प्रमुख यहाँ पर घटक माना जाता बच्चे के वृद्धि विकास का। फिर यह स्वस्थ रहने और बचपन से ही खाने की अच्छी आदतों को अपनाने के लिए बच्चों में एक मजबूत नींव प्रदान करवाता। मतलब बच्चे में अच्छी आदत भी विकसित हो जाती है। यदि उसको अच्छा भोजन मिलेगा, पौष्टिक तत्व मिलेंगे, तो उसका शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी तेज़ी से चलेगा और वो क्या हो जाएगा, अच्छी आदतों को अपना लेगा। बचपन के पोषण के महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो देखिए यहाँ पर, यह विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रतिरक्षा के निर्माण में मदद करता है। मतलब जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, तो यदि बच्चे को रोग है भी और यदि उसे पौष्टिक तत्व युक्त भोजन दिया जा रहा है तो वो फिर प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से ही उसको ठीक कर देता है। मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों का समुचित विकास सुनिश्चित करना। मस्तिष्क का मतलब वही है कि मानसिक विकास, और जो भी उसके शारीरिक अंग है, बाहरी अंग हो या आंतरिक अंग हो, उनका भी समुचित विकास ही सुनिश्चित करता है क्या, पौष्टिक भोजन। अगला है, एक बच्चे की गतिविधि के स्तर और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार। फिर दिया है वैश्विक जो पोषण रिपोर्ट थी 2018 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का लगभग आधा हिस्सा कुपोषण था। तो पूछा जा सकता है कि 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की जो आयु थी उसमें अधिकतर मृत्यु हो रही थी या मृत्यु रिकॉर्ड की जा रही थी, तो इसका कारण क्या था? तो इसका कारण कुपोषण ही था। फिर दिया है
एक बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों में खराब पोषण से वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है, जो बाधित संज्ञानात्मक क्षमता और विद्यालय और कार्य प्रदर्शन को खराब करता है। अगला है बच्चों में कुपोषण गरीबी, मातृ स्वास्थ्य निरक्षरता और अतिसार जैसे रोगों की तरह विभिन्न कारकों के बीच एक जटिल अन्योन्याय प्रभाव के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ICDS परियोजना में प्रमुख कार्यकर्ता कौन है। तो इसका जो आंसर है आपको बताना है कि जो ICDS परियोजना है इसके अंतर्गत प्रमुख जो कार्यकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं। क्या बाल विकास परियोजना अधिकारी, या फिर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायक नर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ICDS जो परियोजना है इसकी मुख्य कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। जो ICDS सेवाएं भारत की मुख्य रूप से बच्चों की समग्र आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि किस चीज़ में ICDS सेवाएं मदद करती हैं बच्चों की। फिर जो ICDS विश्व के सबसे बड़े और सबसे अनोखे पहुंच कार्यक्रमों में से एक है, जो बचपन के विकास पर केंद्रित है। यह बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर सन 1975 को पूरे देश में 33 परियोजनाओं के साथ भारत में पहली ICDS परियोजना शुरू की गई थी। ICDS परियोजना को कहते हैं समन्वित बाल विकास योजना। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो ICDS परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कितने से कितने साल के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। तो 6 से कम उम्र की। फिर इसका एक उद्देश्य भी है उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिकता की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय प्राप्त करने के लिए बाल विकास पर मुख्य ध्यान देना। अब इसमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करवाई जाती हैं। तो एक तो स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षा, वृद्धि संवर्धन और पूरक आहार, परामर्श सेवाएं, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और पूर्व विद्यालय शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य। अब जो ICDS कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से पूर्व विद्यालय के बच्चों के स्तर पर काम करता है, अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ICDS कार्यक्रम के प्रमुख कार्यकर्ता है। तो आपको पता होगा विद्यालय से पूर्व जो बच्चे आंगनबाड़ी में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी को पूर्व विद्यालय या विद्यालय पूर्व शिक्षा कहा जाता है। तो इसी में इसकी जो मुख्य कार्यकर्ता होती वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही होती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य देखिए आप लोग। तो बच्चे 0 से 5 वर्ष यानी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए अनौपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा। अनौपचारिक का मतलब होता है कि कहीं पर भी कोई यहाँ पर रूल्स नहीं होते, कहीं पर भी बच्चे किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कुछ भी सीख लेते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल PHC कर्मचारियों की सहायता करना, माताओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा देना, रिकॉर्ड और रिपोर्ट का रखरखाव करना, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आपके प्रमुख कार्य। तो इनको आप बिल्कुल स्टार लगा लेना। आपका जो एग्ज़ाम है वो मुख्य रूप से महिला पर्यवेक्षक का ही है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक जो फैक्ट आप देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विशेष स्तनपान शिशु को कब तक कराया जाता है। मतलब जो विशेष स्तनपान है वो शिशु को कब तक कराया जाता है। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 माह या 6 माह तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो विशेष स्तनपान है वो शिशु को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 6 माह तक कराया जाता है। अब देखिए इसमें स्तनपान शिशु को दूध पिलाने की सामान्य विधि है। स्तनपान माँ और शिशु दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। यह माँ और शिशु के बीच में भावनात्मक बंधन को बढ़ाता है। यह पाचन के लिए बहुत आसान है और इम्यूनोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण शिशु कई संक्रमणों से शिशु को ये बचाता है। पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने की ही सलाह दी जाती है। 7वें महीने से माँ के दूध के साथ पूरक आहार भी शिशु को दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया को वीनिंग के रूप में जाना जाता है। तो इनको आप बहुत अच्छे से
समझ करके रट लेना या फिर समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन 8 है, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक क्या होता है। मतलब कि यदि बच्चों में प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका सूचक क्या है। तो आयु के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में अधिक वजन होना, मतलब जितनी आयु है उसके हिसाब से वजन होना चाहिए, लेकिन उससे कहीं अधिक वजन हो जाता है तो क्या ये सूचक है प्रोटीन से बच्चा कुपोषित है। या फिर कमज़ोर और आलसी है बच्चा, तो क्या आप कहेंगे कि इसमें प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई। या फिर आयु के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कम, मतलब जितनी आयु है उससे कम वजन है, तो क्या बच्चा प्रोटीन से कुपोषित है या भूख की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयु के हिसाब से अनुमानित वजन की तुलना में कमी। अब देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिशुओं और छोटे बच्चों में अक्सर होने वाले प्रोटीन और कैलोरी के अलग अलग अनुपात में संयोगात्मक कमी और आमतौर पर संक्रमण से जुड़े रोग संबंधी स्थितियों की एक श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया। इसे भारत की प्राथमिक पोषण समस्या माना जाता है। तो कहेगा भारत की प्राथमिक पोषण समस्या क्या है, तो वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, इसे प्रथम राष्ट्रीय पोषण संबंधी विकार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि प्रथम राष्ट्रीय पोषण संबंधी विकार कौन सा है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शब्द संबंधित विकारों के एक समूह पर लागू होता है, जिसमें मरासमस, क्वाशीरियोरकर या फिर जो दोनों रोग हैं वो इनके मध्यवर्ती स्थितियां इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 9, दिया गया है उचित पोषण के बारे में सही कथन की पहचान करें। मतलब जो उचित पोषण है उसके बारे में हमें सही कथन बताना है। तो क्या संतुलित आहार लेने का अर्थ है ऐसा भोजन जो किसी विशेष पोषक तत्व से भरपूर है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल विशेष पोषक तत्व दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक विशेष पोषक तत्व हमने ले लिया उससे हमें सारी चीज़ प्राप्त हो जाएगी, गलत। फिर दिया फलों और सब्जियों को काटने के बाद उन्हें धोना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि काटने के बाद ही धोना चाहिए, हम काटने के पहले भी धो सकते हैं, ये गलत हो गया। फिर दिया विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को कुछ देर के लिए पकाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो विटामिन सी युक्त पदार्थ होते हैं जैसे संतरा है, नींबू, खट्टे पदार्थ, इनको पकाया नहीं जाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही है कि चावल और दाल को कई बार नहीं धोना चाहिए, यदि हम कई बार धोते हैं तो उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो सही है। अब देखिए जो संतुलित आहार है यह भोजन का घटक नहीं माना जाता। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि भोजन के घटक हम भोजन से प्राप्त करते हैं, ना कि संतुलित आहार कर देना या कह देना भोजन का घटक है। अगला है एक आहार है, यह एक क्या है? आहार है, कुछ मात्रा में और अनुपात में भोजन के विभिन्न प्रकार के लिए इतना है कि एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ये शामिल है। कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक तत्व जैसी आवश्यकताएं पर्याप्त हैं और कम लंबाई के दुबलेपन को सहन करने के लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए एक छोटा सा प्रावधान है। एक संतुलित आहार में सभी घटक होते हैं, ना कि केवल एक पोषक तत्व में। ठीक है, जब संतुलित आहार की बात करते तो इसमें सब घटक आ जाते, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड जो भी है, लेकिन केवल एक पोषक तत्व में ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती। फलों और सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल और दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए, इससे विटामिन निकल जाते हैं और कई बार नहीं धोना चाहिए। एकमात्र सही कथन हमारा दिया था, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ आमतौर पर पकाए नहीं जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से हम अगले सेशन में भी आपके कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उनको कवर करवाएंगे। ठीक है, दिया है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता ANM को 2 से 3 साल के बच्चे को एक दिन में, मतलब जो उसकी माँ है जो देखभाल कर रही है, तो उसको कितनी बार खाना देने के लिए कहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ANM को 2 से 3 साल के बच्चे को दिन में 3 बार परिवार का खाना देने के लिए माँ की देखभाल करने को बताना चाहिए। एक ही साथ ही दिन में 2 बार भोजन के बीच नाश्ते के रूप में पौष्टिक आहार भी आप दे सकते हैं, केला, बिस्किट वगैरह। फिर यह समझना होगा कि किस उम्र में बच्चे कुछ खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं और दूसरों को नापसंद, यह भी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि बच्चों को अच्छे पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता
होती है। तो आई होप इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके लगभग 10 से 40 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, 50 क्वेश्चन भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि हर एक फैक्ट जितना भी हमने आपको एनालिसिस दिया है हर एक क्वेश्चन का, वहाँ से हर एक फैक्ट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन भले हैं, आपके लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि आपका कोई भी डाउट बन रहा हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना, और यदि आप किसी अन्य टॉपिक के आपके क्वेश्चन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। हम उसी टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।